कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना मिश्रा और आज हम लोग बात करेंगे योग और बुजुर्ग पे। और आज हमारे साथ हैं श्री राहुल कुमार जायसवाल, जो एक योग गुरु हैं, जो हम लोगों को योग से संबंधित आसन और उनसे क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में बताएंगे। तो राहुल कुमार जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। और मैं पहला क्वेश्चन में जो आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम लोग देखते हैं कि जो योग कर रहे हैं या कोई भी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे होते उनमें फ़र्क दिखता है एक तरह का। हम देख के समझ जाते हैं कि अच्छा, ये कोई ना कोई एक्सरसाइज, बुजुर्ग जो होते हैं वो कोई ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस योग से वृद्धावस्था में क्या क्या लाभ हैं और जो लोग योग नहीं करते वो कैसे वृद्धावस्था में इससे प्रभावित होते हैं? देखिए, योग का काम है कि बॉडी फंक्शन को ठीक रखना। जी। जब बॉडी फंक्शन ठीक रहता है, चाहे वो हमारा स्केलेटल सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, कार्डिक सिस्टम हो, जब हम योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। एक वृद्धावस्था की ओर जो व्यक्ति जा रहा होता है उसमें एक एनर्जी होती है, खास तरह की एनर्जी होती है, उत्साह होता है, मानसिक शांति, सुख होता है और शरीर में पीड़ा भी कम होती है, जिससे हर तरह की जैसे प्रॉब्लम, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सारे लाभ जो है वृद्धावस्था की तरफ जब आने लगता है आदमी और एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसको ये सब लाभ। मैं कई बुजुर्ग ऐसे दिखते हैं जिनकी स्किन एकदम टाइट रहती है क्योंकि वो बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, शायद ब्लड फ्लो की वजह से। जी बिल्कुल, ऑक्सीजन लेवल और ब्लड फ्लो का स्तर ऊंचा होना, ये बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, तो जो हम लोग वरिष्ठ नागरिकों को जो सामान्यतः बीमारियां हो जाती हैं, श्वास की बीमारी है, उदर की, मतलब पाचन संबंधी तो सबसे अधिक बीमारी होती है। जैसे जैसे बुजुर्ग होते चले जाते हैं, आप सुने, मतलब सबको कहते सुना है मैंने कि एसिडिटी हो रही है, नहीं खाएंगे, डाइजेस्ट नहीं होता है और ब्लड फ्लो गड़बड़ा रहा है। और घुटने और जोड़ों की तो नॉर्मली आजकल जवानों को होने लगी, तो बुजुर्गों में तो ये सब बहुत सारी बातें होती हैं। आँखों के लिए भी स्पेशली मेरे ख्याल में योग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं हम लोगों को। तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आसन हो सकते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। आपने उदर का नाम लिया। उदर बहुत हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कहते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी पेट से ही होती है। हमारा पेट अच्छा हो तो पेट अच्छा होगा हमारा, तो कई सारी चीजें जो है प्रॉब्लम्स कम होंगी। क्योंकि वात संबंधी रोग अगर नहीं हुआ, वृद्धावस्था की तरफ जाने लगे हम, वात संबंधी रोग जो है हमें कहीं ना कहीं जॉइंट पेन देते हैं, हमें हमारी नींद में खलल डालते हैं, हमारा और सारी जॉइंट पेन बढ़ा देते हैं, फ्लैटुलेंस बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसे आसन किए जाएं जिसपे स्टमक आपका एक्टिव रहे, स्टमक का फंक्शन अच्छा रहे। लीवर इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। धीरे धीरे उम्र के साथ हमारा लीवर कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो लीवर का फंक्शन अपने आप अच्छा होने लगता है। तो वो कौन से आसन होंगे जो करने चाहिए? जैसे अब वृद्धावस्था में मंडूकासन खूब किए जाएं। अब उसके लिए अगर मंडूकासन में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है घुटनों की, तो उसके लिए तमाम तरीके हैं जो एक्सपर्ट से सीख के किए जा सकते हैं। मंडूकासन में हमारा डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। स्टमक के पास जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, लीवर, पैंक्रियाज, इन सब का फंक्शन अच्छा रखने के लिए इनमें स्ट्रेच और दबाव डालना जरूरी है जी। तो मंडूकासन है, अर्धमत्स्येंद्रासन है,
कुछ आसन स्टैंडिंग पोस्चर में भी हैं, जैसे ताड़ासन खूब किए जाएं, तिर्यक ताड़ासन किए जाएं, कटी चक्र आसन किए जाएं। ये सारे आसन स्टमक के लिए ही हैं इम्पोर्टेंट। तो स्टमक हेल्दी रखने के लिए 8-10 आसन आपको रोज करने चाहिए। ठीक। और जोड़ों के लिए? जॉइंट्स पेन के लिए तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो सीधा आसनों से नहीं स्टार्ट कराया जाता है। जहाँ तक हम लोग अपनी क्लासेस में स्टार्ट कराते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम से कोशिश करते हैं कि उनको सबसे अच्छा, पहले रोटेशन। हाँ रोटेशन वाली एक्सरसाइजेस कराएं, जिससे जॉइंट्स की मोबिलिटी अच्छी हाँ। बनी रहे। मोबिलिटी के साथ साथ फिर कोशिश करते हैं कि स्ट्रेचेस अच्छा हो। जितना स्ट्रेचेस होगा बॉडी में उतना ही जॉइंट्स खुलेंगे, उतना ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हमारे जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे। और श्वास के लिए? सांसों में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा जब अच्छा होगा जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। आसन प्राणायाम कोई भी वगैरह। करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। आसन में भुजंगासन, शलभासन और बैठने वाली एक्सरसाइजेस में कैट पोज खूब करें जितना हो सके। कैट एंड काउ दोनों करें। कैट एंड काउ दोनों करें। उष्ट्रासन करें, घुटनों पे अगर खड़े हो पाए तो उष्ट्रासन खूब करें, जिससे लंग्स हमारे उसके जितने मेरे खोलेंगे। ख्याल में उष्ट्रासन का भी वेरिएशन है कि आप खड़े होके कर सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना? खड़े होके भी हम कर सकते हैं। उष्ट्रासन की स्थिति में हमारा जो है हमारा लंग्स एक्सपेंड होता है। कुछ खड़े होने वाले आसनों में जैसे हम ताड़ासन कर सकते हैं। ताड़ासन में हमारे लंग्स ओपन होंगे और जितना हम एयर भर सकेंगे, रेस्पिरेशन हमारा उतना अच्छा होगा और हमारे ब्लॉकेज कम होंगे लंग्स के। अच्छा, और ब्लड प्रेशर के लिए क्या नहीं करना चाहिए? पहले तो ये बताइए ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का सबसे पहले तो कारण जानना जरूरी है। स्ट्रेस, नींद और हमारा खान पान बहुत डिस्टर्ब होने की वजह से ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ती है और ये लाइफस्टाइल डिजीज बनती जा रही है। 30 के बाद आदमी इस बीमारी से, इस रोग से ग्रसित हो ही जाता है। तो ज़्यादा जरूरी है कि रूट पे काम किया जाए, जड़ों पे काम किया जाए, स्ट्रेस कम किया जाए। योग कैसे मदद करेगा? योग मदद करेगा आपको कि स्ट्रेस लेवल कम होगा। जहाँ ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में बढ़ेगा, अपने आप आपकी नींद अच्छी होती जाएगी, आपका डाइजेशन अच्छा होता जाएगा। तो नींद के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि प्राणायाम और ध्यान किया जाए। प्राणायाम में खूब ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है हमारा भस्त्रिका करने से, अनुलोम विलोम करने से, भ्रामरी ओम करने से। जी, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट। मैं खुद भी स्पॉन्डिलाइटिस मेरे को रही है डॉक्टर, और मैंने ये देखा है कि जब मैंने योगा किया तो अब मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, क्योंकि नॉर्मल योगा ही करते थे, कोई स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कोई योगा नहीं किया। क्या होता है कोई स्पॉन्डिलाइटिस आसन या कोई? हाँ बिल्कुल। हमारा देखिए, हमारा मेरुदंड, हमारा स्पाइन हमारे यंग होने का संकेत देता है। जितनी हमारी स्पाइन सीधी होगी उतना हम यंग दिखेंगे, उतना हम सीधे दिखेंगे। स्पॉन्डिलाइटिस में धीरे धीरे क्या होता है, जॉइंट्स हमारे जब कमजोर होने लगते हैं तो वर्टेब्रा के बीच में जो भी हमारी कुशनिंग होती है वो खत्म होने लगती है, घिसने लगती है या डिस्टर्ब हो जाती है किसी कारण से। तो इसकी वजह से हमें स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत होती है। उसके लिए हमारे यहाँ योग में बहुत सारे आसन हैं जो हम मरकट आसन की सीरीज कराते हैं, 1, 2, 3, 4 ये सारे टाइप्स हैं मरकट आसन। या फिर हम भुजंगासन की पोजीशन में बहुत सारे आसन कराते हैं, शलभ आसन कराते हैं, नौकासन कराते हैं। ये सारे आपकी स्पाइन को मजबूत करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि स्टिफनेस की वजह से जो ये स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। हाँ, बात सही। एक सूर्य नमस्कार जो है उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि बुजुर्गों को करना चाहिए, कितना करना चाहिए? हाँ, ये आपका सही सवाल है। देखिए, सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट एक्सरसाइज के रूप में कहा जाता है कि समय नहीं है और ऑफिस भागना है या फिर हमें 15 मिनट में एक्सरसाइज करनी है तो सूर्य नमस्कार एक बेस्ट एक्सरसाइज है कि वो 12 आसन इस तरह से रिपीट होते हैं कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। जहाँ तक बुजुर्गों की आप बात कर रही हैं, एक सर्टेन एज के बाद कोशिश ये करनी चाहिए कि धीरे धीरे पहले योग स्टार्ट करें। जब आपकी स्थिति, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका शरीर इस तरह से हो जाए कि आप सूर्य नमस्कार के लिए बिल्कुल तैयार हैं आप, तो 2, 4, 6 से स्टार्ट करें, धीरे धीरे 10, 12 स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें हम सूर्य नमस्कार के लिए नहीं रोकेंगे कि सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, उसे जरूर करना चाहिए। और जब आप निरंतर करते रहते हैं तो आपके लिए वो परेशानी नहीं बनता है कभी भी। तो ये जो सूर्य नमस्कार है इसके बहुत सारे वेरिएशन
व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो रील्स होती है उसमें बहुत दिखाई देते हैं। तो वो कभी कभी उसमें जब हम लोग जैसे जो कम जानने वाले लोग हैं, वो अगर जब देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये सही है कि ये सही है। तो वो किस तरह से सीखना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ट्रेडिशनल तरीका तो 12 आसनों का है, जी। इसमें 12 स्टेप होते हैं। हस्तोत्तान प्रणाम आसन से शुरू होके और प्रणाम आसन पे ही आके समाप्त होते हैं, और 7 आसन को हम रिपीट करते हैं। वेरिएशन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चीजें होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि सालों तक हम अगर सूर्य नमस्कार करने लगते हैं तो करते रहते हैं, तो हमें लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ये तो हो जा रहा है। हाँ, ये तो हो जा रहा है। तो उसमें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और सारे आसन और एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं, जहाँ 12 की जगह 14 आसन करा दिए जाते हैं उसी पूरी सीरीज में। तो ये लगता है कि बिल्कुल अलग तरीके से कराया जा रहा है और हमारी रुचि और बढ़ जाती है। नहीं, पर मतलब हम जो नॉर्मल सीखते हैं वो, और जो इस तरह के जो भी मैसेजेस में आते हैं उनमें बहुत अधिक डिफरेंस नहीं होता है, पर ऐसा लगता है कि ये सही है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। भाई कंफ्यूजन इस बात का रहता है केवल, बस। देखिए, सूर्य नमस्कार बिल्कुल साइंटिफिकली आपको ये डिजाइन किया हुआ ये पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार को ट्रेडिशनल तरीके से किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हम और तरीकों में नहीं जाएंगे जिसमें आपको पुशअप्स ऐड करा देते हैं, बहुत सारे आसन ऐड करा दिए जाते हैं। वो तो तब अच्छा है कि जब हमारी शारीरिक स्थिति बहुत मजबूत हो, तब वो सारे आसन किए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर कभी कभी कुछ आसन ऐसे इंक्लूड हो जाते हैं जिसमें हमें हमारी समस्या बढ़ जाती है, तो अच्छा है कि साधारण तरीके से किए जाएं। शरीर मजबूत हो तो वो भी सब किए जा सकते हैं, वो भी बुरा नहीं है जी। अच्छा, ये और बताइए राहुल जी कि वृद्धजनों के लिए जो आप व्यायाम की सलाह देंगे, कितना टहलना चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, और किस तरह के व्यायाम को अपनी ज़िंदगी में साथ करें तो वो बेहतर रहेगा। आप योग के हैं पर फिर भी। देखिए, लाइफस्टाइल का सही होना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारा व्यायाम, हमारा प्राणायाम। देखिए, लाइफस्टाइल सुबह से ही शुरू होती है। सुबह उठने के बाद हमारा सबका रूटीन होता है कि हम कुछ ग्लास पानी पीते हैं, खुद को फ्रेश करते हैं, क्लीन अप करते हैं। फिर हमें लगता है कि कुछ एक्सरसाइज की जाए जिससे पूरा दिन हमारा अच्छा हो जी। हम स्फूर्ति महसूस करें, हम फिटनेस महसूस करें। तो वहाँ से हम एक्सरसाइज के लिए अगर जा सकते हैं, और जैसा कि आपका जो है सब्जेक्ट विषय ही जो है वृद्धजन है, तो वृद्धजनों को तो कोशिश ये करनी थी, जॉइंट एक्सरसाइज से शुरू करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग थोड़ी सी करनी चाहिए, कार्डियो भी करनी चाहिए। अब ट्रेडमिल नहीं दौड़ सकते तो कुछ कार्डियो वास्कुलर एक्सरसाइज ऐसी करें जिसमें थोड़ा पसीना हो। फिर आते हैं फिर आसनों की तरफ। आसनों में भी बहुत सारे आसन कर सकते हैं। अगर हम घुटनों पे बैठ पा रहे हैं तो हम मंडूकासन जरूर करें, हम उष्ट्रासन जरूर करें, वज्रासन भी आराम से हो जाएगा। हाँ, सारे लोग कर सकते हैं जिनको घुटने की बहुत गंभीर तकलीफ नहीं है। कैट पोज खूब करें, कैट एंड काउ करें, पर्वत आसन करें, भुजंग आसन करें, और फिर लेटने वाली एक्सरसाइजेस जो है, पीठ पे लेटने वाली एक्सरसाइजेस, स्पाइन को अच्छा रखने के लिए मरकट आसन है और मंडूक आसन है, पवन मुक्त आसन है, ये सारे आसन करें। पेट पे लेट के भुजंग आसन, सलभ आसन खूब करें, धनुरासन खूब करें, ब्रिज पोज भी कर सकते हैं। ब्रिज पोज भी कर सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस में ये बहुत अच्छा आसन, इंपॉर्टेंट आसन माना जाता है। इससे तो सर्वांग आसन सब लोग कर सकते हैं कि? हाँ, जब स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, ये आसन कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर में बहुत मदद करता है। आपको बीपी हो, आपको स्ट्रेस हो, आपको आंखों की तकलीफ हो, आपको ये आसन करें, बहुत लाभ मिलता है आपको सर्वांग आसन करने से। पर एक कुशल शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। हाँ। अक्सर क्या होता है कि हम कुछ प्रयास खुद से करने लगते हैं और चोट लग जाती है, चाहे वो कलाई में, कंधों में, या कहीं भी चोट लग सकती है। अच्छा, ये एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। माना हमारे हाथ पैरों में कहीं दर्द है, हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहें पर दर्द है, तो क्या उस समय छोड़ देना चाहिए आसन, या एक्सरसाइज की कुछ और मॉडिफिकेशन करके करना? बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ जो है जब आसनों और प्राणायाम की बात की जाती है तो सलाह दिया जाता है कि आप बहुत तकलीफ में ना हो, अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार ही योग करें, आसन करें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो सबसे पहले फिजियोथेरेपी में जाएं। आप फिजियोथेरेपी से अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी पेन को कम करें। फिर धीरे धीरे ऐसी एक्सरसाइजेस, ऐसे आसन करें जिससे वो तकलीफ कभी फ्यूचर में आए ही नहीं। जी। ऐसी चीज़ें आप अपनी
दैनिक जीवन में जोड़ें। अच्छा राहुल जी, ये बताइए क्या बुजुर्ग लोग वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं कि नहीं, या केवल आसनों पे और टहलने पे ही रहें? वेट ट्रेनिंग बिल्कुल की जा सकती है। वेट ट्रेनिंग जो होती है हमारी मसल की टोनिंग के लिए होती है। जी। आपने एक बात शुरुआत में ही पूछी थी हम्म, कि चेहरे की जो चमक है, जो देखने से ही पता लगती है कि कितनी चमक है, जी। तो वो सारी चीज़ें जो है, इसीलिए जो है वेट ट्रेनिंग या जिमिंग की सलाह दी जाती है। हल्के वेट के साथ स्टार्ट करें, धीरे-धीरे बढ़ाएं उसको। धीरे-धीरे बढ़ाएँ, और वेट ट्रेनिंग अच्छा है कि किया जाए। हम्म, उससे क्या होगा, मसल्स आपकी और स्ट्रॉन्ग होंगी, टोन होंगी। और साथ ही साथ, और हमेशा जब भी आपको वेट ट्रेनिंग करनी हो, कोशिश ये करें कि अगर एक दिन किया है तो उसको रोज ना करें, रेगुलर ना करें। एक दिन किया है तो एक दिन 2 दिन के गैप में उसको हाँ, क्योंकि ये कंटिन्यू कहा रखें। जाता है कि जब वेट आप लेते हैं तो वेट वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है, ये चलता रहता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि वेट ट्रेनिंग से जो मसल्स बिल्डिंग है वो होती रहती है, ऐसा कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो क्या बीच में एक दिन का गैप करना चाहिए, या ये कर सकते हैं कि आज आपने शोल्डर्स किए हैं और आर्म्स किए हैं तो नेक्स्ट डे पैरों को कुछ पैरों से संबंधित कुछ किए जा जी, सकते हैं। जी ऐसा कर बिल्कुल। सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा ही किया जाए। हाँ। अगर वेट में इंटरेस्ट है हुँ, और वेट आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल एक दिन अगर आप अपर बॉडी आप कर रहे हैं, आर्म्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उन्हीं वेट से बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं उसके लिए। लोअर बॉडी की जा सकती है, पैरों की जा सकती है, कुछ कोर की एक्सरसाइजेज की जा सकती जी। हैं। ये सारी चीजें करना। तो ये जो आसन करते हैं तब तो वेट्स का कोई काम नहीं हो सकता ना? नहीं, तब तब आसन क्या होता है, ट्रेडिशनल जितने भी तरीके हैं हुँ, योग कराने के, उसमें आसन बहुत सिंपल तरीके से कि आप शारीरिक जितनी भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं हुँ। उतनी आप स्ट्रेचिंग करें। उसमें वेट का कोई रोल नहीं है। और आराम-आराम से करें। हाँ। उसमें एक आसन के बीच में कितना गैप होना चाहिए? ब्रीदिंग कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे लगता है साँस उखड़ रही है, तो उस वक़्त क्या करना चाहिए? कहा जाता है, योग में एक नियम है हुँ, कि आप आसन जितनी देर आप करते हैं, हुँ, सपोज आप किसी आसन को आप 30 सेकंड कर लेते हैं, हुँ। तो उस 30 सेकंड आसन करने के बाद आपको 30 सेकंड ही रेस्ट करना चाहिए। अच्छा। आपको आराम भी मिलना चाहिए, तभी आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा। तो जैसे आसन जो किया और उसके बाद 3 बार में, मतलब अगर हम 3 बार वही आसन कर रहे हैं, जैसे ताड़ासन है सपोज़िंगली, तो ताड़ासन 3 बार करें तो 3 बार खड़े, 3 बार के बीच में 30 सेकंड का गैप होना चाहिए। हाँ, जैसे आप अगर 10 सेकंड आसन कर ले रहे हैं हुँ, ताड़ासन को, हुँ। तो 10 सेकंड नीचे आके आप थोड़ी देर ब्रीथ कर लें। अच्छा। क्योंकि आसनों में हमेशा सांसों को रोकना, हुँ, छोड़ के रोकना या लेके रोकना पड़ता है, जी। लेकिन वापस आते हैं जब, तो आपको थोड़ी देर आपको रिलैक्स होने के लिए चाहिए। तो जितनी देर आप आसन कर रहे हो, सपोज 10 सेकंड कर रहे हो तो 10 सेकंड का रेस्ट जरूर ले लें, ब्रीथ जरूर कर लें, जिससे आप अच्छा फील करें। राहुल जी, आज आपने बहुत अच्छी हम लोगों को बातें बताई योग से संबंधित, और काफ़ी कुछ हमारे जो कन्फ्यूजन्स थे वो भी दूर किए। आप कुछ बुजुर्गों को कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से तो? हाँ बिल्कुल। देखिए, एज के साथ साथ कहीं ना कहीं जब एज बढ़ती है तो शारीरिक क्षमता घटती जाती है। जी। अगर आप किसी न किसी फॉर्म में एक्सरसाइज या किसी न किसी से शारीरिक व्यायाम करते रहेंगे, वो वॉक करें, वो जिमिंग करें, वो योग करें, प्राणायाम करें, इससे आपकी शारीरिक जो है स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा। आपको ज़रूर चाहिए कि सुबह 7 बजे, 8 बजे या जब भी आप उठते हो 6-7 घंटे की नींद लेने के बाद, हुँ, आप सुबह अपनी मैट लगाएँ, हुँ, बैठ के थोड़ी देर कुछ आसन जो आप एक्सपर्ट से सीख सकते हैं, उसे सीखें हुँ। और उसे रेगुलर करें, अपने जीवन में। जीवन में उसे उतारें। हुँ, आजकल हर डॉक्टर जो है अपने पर्चे के लास्ट में नीचे एक सुझाव देने लगा है कि आप जो है थोड़ी-सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करें, थोड़े से आसन किया करें, जी, थोड़े से योगा जी, किया जी। कर पर्टिकुलर आसन भी लिख देते हैं डॉक्टर्स। हुँ, अब ये सुन के और ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हुँ। साथ-साथ अपनी दवाओं के साथ-साथ डॉक्टर इनका भी सलाह देने लगे। जी। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद राहुल जी। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।